सबका के अन्न धन जवन मन अपार दिहा। ए मैया हमार खाली बोलिए संवार दिहा। जब भी हम बात करेंगे गणित के उस विशेष शाखा के स्पष्ट, जैसे हम कहें कि त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति है क्या, उसके बारे में एकदम बेसिक से हम बात करेंगे। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। शुरुआत के क्लास में आपको ऐसा लगेगा कि ये इतना आसान, इतनी छोटी छोटी बातों को क्यों बताया रहे हैं, यहाँ पे सर ये क्वेश्चन तो आते नहीं कभी ऐसे। लेकिन अगर आपको बेसिक मजबूत है, आपका सब कुछ आप बेसिक से जानते हैं, तो कभी गलतियां नहीं करेंगे। त्रिकोणमिति अर्थात तीन कोणीय आकृति, तीन कोणीय आकृति, और मिति का मतलब होता है अध्ययन करना। अध्ययन का मतलब होता है के बारे में जानना। तीन कोणीय आकृति का अध्ययन करना। तीन कोणीय आकृति बच्चों आप जानते हैं कि केवल और केवल त्रिभुज होता है। क्यों? त्रिभुज के बारे में अगर हम कहें तो त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई समतली आकृति। तीन भुजाओं से घिरी हुई समतलीय आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। जी, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। तीन शीर्ष हमारे कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। ए, बी और सी, तीन शीर्ष होते हैं। और इसमें तीन भुजाएं होती हैं। जैसे भुजा के रूप में अगर हम कहें तो कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। कौन सी? ए बी, जो आपको यहां से ये दिख रहा है ए बी, यहां से बी सी, और ये सी ए बी बी सी सी ए। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई समतली आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है, जिसमें तीन शीर्ष होते हैं, ए, बी तथा सी। अच्छा, शीर्ष क्या होते हैं? जहां भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं अर्थात काटती हैं, उसे क्या कहते हैं? शीर्ष। तो अगर हम शीर्ष की बात करेंगे तो हमारा शीर्ष है ए, बी और सी। ठीक है। हाँ, अब क्या है? कोण की बात करें। अंतःकोण। अंतःकोण क्या होता है? अंतःकोण, तीन अंतःकोण होते हैं। ये पहला कोण हम कह सकते हैं, इसको पढ़ते कैसे बेटा? ए बी सी। इसको ऐसे पढ़ते हैं, कोण ए बी सी, या फिर इसी को ही कहते हैं, किस तरीके से पढ़ सकते हैं? सी बी ए, कोण सी बी ए, या इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कोण बी। शॉर्ट फॉर्म में बी का मतलब अर्थ यह है कि यहां पर जो शीर्ष होगा वो बीच में आएगा। यहां पे बी लिखने का तरीका आप जानते रहें। ये तो रहा कोण। ऐसे ही हम सभी को लिख सकते हैं, इस कोण को भी लिख सकते हैं, इस कोण को भी लिख सकते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा? कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, या फिर ऐसे कोण सी ए बी, सी ए बी, या कोण ए, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति में क्या पढ़ते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति के बारे में जानना। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति अर्थात त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, के बारे में जानते हैं, उनके भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में पहली बात हमारी हो रही है त्रिभुज की। त्रिभुज में क्या क्या होता है? त्रिभुज में तीन भुजाएं ए बी, बी सी और सी ए, तीन भुजाएं हो गई। तीन शीर्ष होते हैं। कौन कौन से शीर्ष होते हैं? ए बी सी, तीन शीर्ष हो गए, ए बी सी। तीन अंतःकोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। हाँ, गुण के बारे में जानते रहें। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है।
यानी तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिकोणमिति में केवल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ही नहीं होता। इसके बारे में बेसिक जाना कि ये सच में लगता कहां है। क्या हर आकृति में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लगता है? नहीं बेटा, ये त्रिभुज से इसकी शुरुआत रही है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में जानते हैं। तो त्रिभुज के बारे में हम लोग सीखते हैं। क्या होता है त्रिभुज? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। अब इनका वर्गीकरण किया गया दो आधार पे, एक तो कोण के आधार पे और एक भुजा के आधार पे। एक कोण का आधार रहा है, कोण के आधार पर, और भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। तो कोणों के आधार पे तीन तरीके के त्रिभुज होते हैं। कौन कौन से? पहले न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश से छोटा हो। चाहे ये कोण हो, चाहे ये कोण हो, चाहिए तीन के तीनों कोण क्या हो? 90 अंश से छोटे होने चाहिए। ठीक है? हाँ, इवरी प्रत्येक कोण एवरी एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। दूसरी बात आती है समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल आप जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। सबसे ज्यादा इसी त्रिभुज की बात होती है जिसका एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। प्रत्येक कोण यहां पे नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे एक कोण, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री के बराबर हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी त्रिभुज में एक कोण से अधिक 90 डिग्री नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है पिछली कहानी में हम आपको बताए हैं क्या? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर आप यहां 90 डिग्री रख दिए तो इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, अब 90 इधर जाएगा यानी पक्षांतर होगा, तो कोण B प्लस कोण C क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 कितना होता है? 90 होता है। तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा। अगर इसमें से ये भी 90 हो गया तो कोण C क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, जिससे इस त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाएगा। अगर आप एक कोण यहां बना देंगे, एक कोण आप यहां 90 डिग्री बना देंगे, एक A एक B, और दोनों 90 डिग्री बना देंगे, तो कहीं संभव नहीं है कि त्रिभुज का निर्माण हो सके। ठीक है? छोटी छोटी बातों का हम ध्यान देंगे। आगे आते हैं। एक कोण 90 डिग्री हो तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब एक विशेष, हम इसी पे बाद में चर्चा करेंगे समकोण त्रिभुज पे। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। एक कोण क्या हो? एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज। तो अभी हम बात किए हैं कोणों के आधार पे तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कौन कौन से भाई? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब हम भुजाओं के आधार पे बात करते हैं। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? आइए इसकी चर्चा हम करते हैं भुजाओं के आधार पे। जैसे हम ये कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हों, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। सम माने समान, एक बराबर, और बाहु माने भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा एक समान हो, यानी एक बराबर हो, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज।
बाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल खासियत क्या है, जरा इसके बारे में जान लिया जाए। कोई भी त्रिभुज ए बी सी है जिसमें तीनों भुजाएं एक समान लंबाई की हों, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, एक समान लंबाई की हो। अच्छा, आपको यह बता दें कि समान कोण के सामने की भुजा समान होती है किसी त्रिभुज में। कोण की परिभाषा भी हम आपको बता रहे हैं इसके आगे कि कोण किसे कहते हैं, और फिर वहां से आपको पता चलेगा समान कोण के सामने की भुजा, किसी त्रिभुज में समान कोण के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अगर हम ये कहें ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, अर्थात तीन के तीनों अंतःकोण क्या होंगे, एक समान होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो ध्यान दीजिए, कोण ए कोण बी के बराबर है तो बी की जगह पे ए लिख सकते हैं, सी ए के बराबर है तो कोण ए ही लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये कोण 3 बार जोड़ा गया है, अर्थात 3 कोण ए बराबर 180, कोण ए बराबर 180, 3 से इसको भाग दे दीजिए, कितना आ गया 60 डिग्री। इससे यह अर्थ निकलता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, और तीन के तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीन के तीनों अंतःकोण भी बराबर होते हैं। यह समबाहु त्रिभुज की कहानी है। आइए समद्विबाहु की बात करते हैं। नाम से ही तोड़िएगा, सम माने समान, द्वि माने दो और बाहु माने भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं एक समान हो, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं एक समान हो, बराबर हो, तो उस ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। याद रखिएगा कि भुजाएं ही समान नहीं होती, उसके साथ साथ उसके समकोण भी समान होते हैं। जैसे ये भुजा के सामने का कोण और इसके भुजा के सामने का कोण, इसी को कहते हैं संगत भुजा संगत कोण। तो संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके संगत कोण भी समान होते हैं। यहां याद रखिएगा कोण बी बराबर कोण सी। और एक बात और कि ए बी बराबर ए सी, भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर हों। थोड़ा धैर्य रखिएगा, अभी त्रिकोणमिति पे आते हैं। देखिए, त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, अभी त्रिभुज के गुण से प्रश्न टीजीटी में कई बार पूछे गए हैं, और हम अगर त्रिभुज के बारे में नहीं जानते तो त्रिभुज के गुणों से संबंधित साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की बेसिक नॉलेज हमको नहीं पता होगी, इसलिए हम त्रिभुज के बारे में थोड़ी थोड़ी बात आपको बता रहे हैं। चलिए तीसरी बात आते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, असमान हो, एक इधर तो एक इधर और कुछ भी यहां से लंबाई इसकी समान न हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, उसे क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो प्यारे मित्रों इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब हम बात करते हैं कोण की, कि कोण किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एंगल, कोण। देखिए, जब दो किसी समतल पर दो किरणें, और भी कैसी, संलग्न, संलग्न का मतलब होता हुआ है जुड़ी हुई, जैसे हमारी दोनों उंगलियां देख रहे हैं, इस पॉइंट से ये दोनों क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। अब इस उंगली के सापेक्ष में ये उंगली कितनी घूम गई है, पहले ऐसे थी अब घूम गई है, तो ये
इस उंगली के सापेक्ष में ये उंगली कितनी घूम गई है, यह क्या है, कोण है। यानी दो संलग्न किरणों के बीच झुकाव या घुमाव ही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो कोण क्या है, कोण दो संलग्न किरणों के बीच झुकाव, हाँ निरूपण इसका हम बाद में करते हैं, दो संलग्न किरणों के बीच झुकाव ही कोण कहलाता है। ठीक है, दो संलग्न किरणों के बीच झुकाव ही कोण कहलाता है। कोण जब भी लिया जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में लिया जाता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हाँ इसका निरूपण थीटा या फाई या अल्फा जहां भी जैसा उपयोगिता बना उसे कर सकते हैं। हाँ, कोण को अभी हमने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी लिया जाता है तो धनात्मक लिया जाता है, और जब भी कोण क्लॉकवाइज में लिया जाता है वो ऋणात्मक लिया जाता है। मित्रों ये ध्यान दीजिएगा, जैसे आप आगे पढ़े हैं कॉस माइनस थीटा, अब माइनस थीटा का अर्थ आपको नहीं समझ में आता, ये माइनस थीटा कहां पे मिलेगा। इसका अर्थ ये है कि ये लाइन है और ये यहां पे 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से अगर हम ऊपर जाते हैं, अगर ये लाइन खींचते हैं तो ये क्या होगा, प्लस में थीटा लिया जाएगा, और जैसे ही ये कोण घड़ी के दिशा में घूमता है, अर्थात ये रेखा घड़ी के दिशा में घूमेगी, तो क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा, माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों ये चौथे खाने में चला जाएगा, इसलिए माइनस कॉस थीटा नहीं होता ना भाई, ये क्या हो जाता है, प्लस कॉस थीटा। ये माइनस कॉस थीटा को खाकर पचा जाने वाला यंत्र है कॉस थीटा। ठीक है अच्छा, तो प्लस हमारा क्या है, जब कोण हम घड़ी के विपरीत दिशा में लेते हैं तो क्या होता है हमारा धनात्मक, और जब घड़ी के दिशा में लेते हैं तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो कोण की परिभाषा बेसिक रूप से हम समझ गए कि दो संलग्न किरणों के बीच झुकाव ही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। और कोण का निरूपण कैसे किया जाता है, थीटा, अल्फा, फाई, साई, डेल्टा, गामा इत्यादि से। कोण अगर घड़ी के विपरीत दिशा में लिया जाता है तो वह धनात्मक होगा, और कोण अगर घड़ी की दिशा में लिया जाता है तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हम अगली बात करते हैं किस पर, कोणों का मापन। कोणों का मापन, यहां से आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है, या कह सकते हैं कि यहां से आपको दिक्कत होती है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों का मापन, किस तरीके से कोण मापते हैं, पद्धतियां क्या हैं। देखिए, हर कार्य करने की अपनी पद्धति है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, कोरोना काल से पहले ऑफलाइन पढ़ने की पद्धतियां थी, और कोरोना काल में जैसे आप लोगों ने सीखा है ऑनलाइन क्लासेस कैसे पढ़ी जाती है। ठीक है, तो पद्धतियां अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही क्या करती हैं, हमको ये सिखाती हैं कि किस तरीके से शिक्षा को हमको ग्रहण करना है। रूप कुछ भी हो, हमको सीखने की जो ललक होती है वो सदैव बनी रहनी चाहिए। ठीक है, आइए बच्चों, कोणों का मापन दो तरीके से करते हैं हम लोग। एक पद्धति है खाष्टी पद्धति जिसको बोलते हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम, इस नाम से आप कम लोग जानते होंगे। इसे डिग्री पद्धति भी कहते हैं। कौन सी पद्धति, डिग्री, यानी कोण का मापन हम लोग किसमें करते हैं, डिग्री में करते हैं। किसमें करते हैं,
डिग्री में करते हैं। अच्छा, डिग्री में कैसे मेजरमेंट करते हैं? शुरुआती बात कहां से रही है? अच्छा, दूसरी पद्धति का भी नाम हम लिख देते हैं, जिसका नाम है वृत्तीय पद्धति। इसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। वृत्तीय पद्धति यानी सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। फास्टी पद्धति में हम कोण को किसमें मापते हैं? डिग्री में मापते हैं। और वृत्तीय पद्धति सर्कुलर सिस्टम में हम किसमें मापते हैं? रेडियन में। कोण को किसमें मापते हैं? रेडियन में। डिग्री में कैसे मेजरमेंट करते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? तो इस पद्धति में जब भी कोण को मापा जाता है तो किससे नापा जाता है? समकोण के सापेक्ष। यानी एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए तो एक भाग का जो मान होता है वो क्या कहता है? 1 डिग्री कहलाता है। और इसी 1 डिग्री के सापेक्ष में हम लोग क्या करते हैं? कोण को घुमाते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि संपूर्ण कोण क्या होता है, यानी एक रेखा पूरी घूम जाए एक बार, तो आप 360 डिग्री बोल देते हैं। इसे 4 बराबर भागों में, पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा, चौथा, 4 बराबर भागों में 360 को विभाजित करेंगे तो 360 बट्टे 4, यानी 4 से भाग देने पे क्या आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री क्या है? एक समकोण। कितना है? एक समकोण। क्योंकि यहां पे 360 डिग्री एक कंप्लीट साइकिल में, यानी एक पूर्ण चक्र में क्या होता है? 360 डिग्री या 4 समकोण। कितने? 4 समकोण होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं 4 समकोण। 4 समकोण, तो ये 90 डिग्री क्या है? एक समकोण है। एक समकोण। एक समकोण को क्या करें? 90 बराबर भागों में विभाजित कर दें तो एक भाग का मान अगर 90 बटा 90 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए एक समकोण को, चलिए दूसरे रूप लिखते हैं, एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 डिग्री कहते हैं। तो 1 डिग्री की परिभाषा भी यहां से निकल के आई क्या? कि किसी समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित करने पर एक भाग का मान क्या होता है? 1 डिग्री होता है। अच्छा बच्चों, अगर 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए, कितने? 60 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए तो एक भाग का मान क्या होता है? 1 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। एक लाइन रहती है तो मिनट कहते हैं। अच्छा, तो 1 मिनट कितना होता है? 1 मिनट को 60 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए तो एक भाग का मान 1 सेकंड कहलाता है। क्या कहता है? 1 सेकंड। देखिए, आप बेसिक पकड़ के चलेंगे, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अभी कोणों के योग के बारे में भी बताएंगे। पहले आपने समझा कि डिग्री वाली पद्धति क्या होती है। अच्छा, अब वृत्तीय पद्धति पे आते हैं। यहां न रख के नीचे लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है। 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, यहां पे आए वृत्तीय पद्धति में। वृत्तीय, जैसा कि नाम आपको दिख रहा है, एक पूरा वृत्त बना रहा है। एक वृत्त में आप समझ सकते हैं कि यह रेखा पूरा कितना घूम जाएगी? 4 समकोण। क्यों भाई? 4 समकोण, तो पूरा एक चक्कर घूमने में 4 समकोण, 4 समकोण घूम जाती है। अच्छा, अगर हम रैखिक की बात करें तो रैखिक में कितना होता है? पाई रेडियन। तो पूरा एक चक्कर घूमने में कितना? 2 पाई रेडियन। 4 समकोण बराबर 2 पाई रेडियन। कितना कोण आएगा भाई? 4 समकोण बराबर 2 पाई रेडियन। अच्छा, 2 पाई रेडियन को हम कितने भागों में विभाजित कर दें? 2 पाई रेडियन को कितने भागों में विभाजित कर दें?
4 समकोण कितने के बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के। अच्छा, इसको हम क्या करें कि 1 रेडियन की परिभाषा अगर हम परिभाषित करें तो क्या करेंगे? 360 से अगर हम भाग दे देते हैं, 360 डिग्री होता है एक पूरे चक्कर में और 2 पाई रेडियन होता है। अर्थात संबंध निकल के आता है किसमें? डिग्री और रेडियन में। डिग्री और रेडियन में संबंध कैसे होता है भाई? 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। कितना? 2 पाई रेडियन। तो अगर 1 रेडियन की बात करें हम, 1 रेडियन आर दिखा सकते हैं, 1 रेडियन बराबर 360 बटे 2 पाई डिग्री। अगर काटना चाहें तो आप यहां से काट सकते हैं। कितना आ जाएगा? 180 बटा पाई डिग्री। कुछ लोग आपको संबंध याद कराने के लिए एक बात बताते हैं, कैसे? डिग्री तथा रेडियन में संबंध, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो अभी आपको क्या बताए हैं कि 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के। तो 1 रेडियन कितने के बराबर होगा? 1 रेडियन 360 बटे 2 पाई के बराबर होगा। अगर 2 से हम काट दें, तो 180 बटा पाई, यानी रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या किया गया है? 180 में पाई से भाग दे दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, इधर लिख दें डिग्री और इधर लिख दें रेडियन। अगर डिग्री से आपको रेडियन में बदलना है, डिग्री से रेडियन में बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पाई बटा 180 से गुणा करना होगा। लेकिन अगर रेडियन से डिग्री में बदलना है, उल्टा करना है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, 180 बटा पाई से गुणा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आइए 1-2 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो 60 डिग्री को क्या करेंगे? 60 गुणित, जैसे डिग्री से रेडियन में बदलना है तो हम क्या करते हैं? पाई बटा 180 से गुणा कर देते हैं। पाई बटा 180, 6 त्रिक 18, तो 60 एक 0 से कट जाएगा, तो कितना बचेगा भाई? पाई बटा 3 रेडियन। ठीक है, पाई बटा 3 रेडियन इसमें आ जाएगा रेडियन में। इसी तरीके से अगर हमको पाई बाई 6 लिखा हुआ है और इसको हम किस में बदलना है? हमको डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पाई बटा 6 में 180 बटा पाई से गुणा कर देते हैं, तो पाई पाई कैंसिल, 6 त्रिक 18, 30 डिग्री आ गया। यानी पाई बटा 6 किसके बराबर होता है? 30 डिग्री के बराबर। इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा? डिग्री तथा रेडियन में संबंध कैसे स्थापित करते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं नॉर्मल स्तर पर। एक बात याद रखिएगा, एक रेडियन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये टीजीटी की परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1 रेडियन में कितने डिग्री, कितने मिनट, कितने सेकंड होते हैं? तो 1 डिग्री में 57 डिग्री 16 मिनट 22.5 सेकंड होता है 1 रेडियन में। कैसे आया? ये बात आप यहां से समझ सकते हैं कि 1 रेडियन और यहां 180 बटा पाई, 180 बटा पाई, यहां पाई का मान रख दीजिएगा, अर्थात 180 बटा 3.14 से आप भाग देंगे तो आपको पता चलेगा किसे? 57 डिग्री 16 मिनट 22.5 सेकंड। 22 सेकंड भी यहां ऑप्शन में अगर मिले तो आप लगा सकते हैं। 22.5 डिग्री, आधा डिग्री मायने नहीं, आधा सेकंड मायने नहीं रखता, उतना भी ऑप्शन में दिया जा सकता है।
ओके, आइए अब आपको कोणों को जोड़ना सिखाते हैं। कोणों को जोड़ना किस तरीके से, अगर डिग्री में है या रेडियन में है, तो जब रेडियन में है तो क्या होगा, तो रेडियन में कैसे जोड़ेंगे, रेडियन में कोणों का योग, ठीक है, रेडियन में कोणों का योग इस तरीके से निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कोण ए दिया है आपको π/3, कोण बी दिया गया है π/6, कोण सी दिया गया है आपको 3π/4। तो कैसे ऐड करेंगे, सीधा ऐड कर दीजिए, π/3 प्लस π/6 प्लस 3π/4, तीनों कोणों का योग, ठीक है। अच्छा, एलसीएम विधि आप जानते हैं, 3, 6, 4 का लसा कैसे निकाला जाता है, तो 3, 4, 6 का लसा पहले 2 से काटते हैं आप लोग, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटेंगे, 3, 1, 3, फिर 3 से डिवाइड को करेंगे, 1, 1, 1, लस इसका क्या आ जाएगा भाई, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12। वैसे लसन निकालने की अपनी अलग विधि है, डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि 3 और 4 से कटने वाली ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो दोनों से कटेगी, वो छोटी छोटी संख्या 12 होगी। और चेक कर लीजिए 6 से कट रही है कि नहीं, तो 6 दूनी 12, वो भी काम हो जाएगा। तो इसका लसा कितना आ गया भाई, 12। अब 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, तो ये कितना आ जाएगा, 4 और पाई का गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि हर से भाग देते हैं, हर से यहां भाग देते हैं, और फिर जो रिजल्ट आपका आता है उसका गुणा किस में करते हैं, अंश में करते हैं। तो 4 पाई प्लस 6 दूनी 12, फिर 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई। वैसे 4 तिहाई 12, 3 तिरिक्का 9 पाई, 9 2 11 और 4 15 पाई बटा 12। 3 से कट रहा है, 3 25 15 और 3 6 12, 5 पाई बटा 6। कल को ये आंसर क्वेश्चन किसमें दिया गया है, रेडियन में, और आपसे पूछ लिया गया है कि इसको डिग्री में बदल के दिखाइए, तो आप लोग तुरंत क्या करेंगे, 180 बटा पाई से गुना कर देंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा, 6 त्रिक 18, यानी यहां क्या कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, और 5 तिहाई 15, 150 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये रेडियन में कोण का योग हो गया। अब हम बात करते हैं डिग्री में, यहां आपको प्रॉब्लम होती है, डिग्री में कोणों का योग, डिग्री में कोणों का योग, यानी 2 कोणों को डिग्री में किस तरीके से जोड़ते हैं। जैसे आपको दे दिया गया 22 डिग्री 24 मिनट 30 सेकंड, और इसमें जोड़ना है आपको 13 डिग्री 12 मिनट 42 कर लीजिए, 42 मिनट 34 सेकंड। अब आपको ध्यान देने की बात है, नॉर्मल जैसे हम लोग जोड़ते हैं उसी तरीके से इसका जोड़ निकालेंगे। कैसे, सर्वप्रथम हम कहां से चलेंगे, राइट हैंड से चलेंगे। यहां देखिए 4 0 कितना हो जाएगा, 4 3 3 1, कितने क्या आ गया, सेकेंड, 4 2 6, 4 2 6, इस तरीके से 2 3 5। अभी ये रिजल्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 3 2 1 3, 35 डिग्री 66 मिनट 64 सेकंड। इस तरीके से आप कभी बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते, उसका एक रीजन है। जब छोटे मात्रक क्या हो, बड़े मात्रकों के रूप में होते हैं, तो छोटे मात्रकों को बड़े मात्रकों में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। जैसे आपसे कहें 5 अठन्नी, तो 5 अठन्नी न लिख के अब 4 अठन्नी 2 रुपए के बराबर हो गया,
और 1 अठन्नी किसके बराबर हो जाएगा? 50 पैसे, यानी 2 रुपए 50 पैसे का। बात हमारी समझ में आ रही होगी। अगर दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। अच्छा, ये आपका 64 सेकंड है, तो 64 सेकंड में अगर हम 60 सेकंड निकाल दें तो बचेगा कितना? केवल 4 सेकंड। अब ये 4 सेकंड 1 मिनट बन के इसके पास जाएगा और कहेगा कि ए भाई तुम तो 66 सेकंड हो, सॉरी 66 मिनट हो, 1 मिनट मेरा भी ले लो। ये भी कहेगा चलो भाई अब आया है तो ले ही लिया जाए, तो इसका 1 मिनट इसमें ऐड हो जाएगा, कितना? 67 हो जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा 67 तो हो जाएगा, लेकिन फिर से ये क्या कहेगा? हाँ, फिर से ये क्या कहेगा कि मैं 60 ज्यादा हो गया। 60 होने के बाद मुझे कहां किसके पास जाना चाहिए था? डिग्री के पास जाना चाहिए था। तो ये कितना हो जाएगा? 7 सेकंड, और 1 डिग्री इसको दे देगा, यानी 36 डिग्री 7 मिनट 4 सेकंड। ये हमारा रिजल्ट आएगा जोड़ने के बाद। किसी को कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक विशेष सूत्र की, जिसमें हम कहते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या क्या होता है? जैसे एक वृत्तीय पथ हो गया, इसमें केंद्र, ये त्रिज्या इसकी हम आर ले लेते हैं, ओ ए, और ये कहां से घूम के गया है? ये से लेके कहां पहुंच गया? बी तक। तो ये चाप की लंबाई क्या होगी? ए बी चाप ऐसे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब एक रेखा की लंबाई ए बी लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? ए बी रेखाखंड। ठीक है, अगर भौतिक शास्त्र में है, भौतिक विज्ञान में है, तो ये वेक्टर है, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? वेक्टर लगा देते हैं, रेखाखंड। परंतु अगर यहां पे हम चाप की बात करते हैं तो ये तिरछी रेखा होती है, वक्राकार होती है। तो यहां ए से बी, आप ध्यान दीजिएगा कि चाप की लंबाई ज्यादा ली जा रही है और सीधी लंबाई कम होती है। हाँ, भौतिक शास्त्र तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या है कि ये दूरी है और ये विस्थापन है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच सीधी दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। आइए अपनी टॉपिक पे आते हैं। ओके, ए बी चाप द्वारा निरूपित करते हैं। तो ये रेखा ओ ए ओ बी तक पहुंचने में कितना कोण घूम गई? थीटा। तो थीटा बराबर यानी कोण बराबर क्या आ जाएगा? चाप ए बी बटा त्रिज्या। इतना तो सबको पता है, लेकिन शायद ही सबको पता हो कि यहां कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, आर एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से सदैव जो कोण निकलता है वो रेडियन में निकलता है, वो कभी भी डिग्री में नहीं होता। यह पॉइंट नोट करिएगा कि कोण बराबर चाप बटे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से जो भी कोण आएगा वो क्या होगा? रेडियन में होगा, वो कभी भी डिग्री में नहीं होता। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट